हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले को देखा। सबसे पहले हड़प्पा के टीले को किसने देखा था? चार्ल्स मेसन ने, लेकिन इन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद 1853 में जब देश में पहली रेल लाइन बिछाई जा रही होती है, तब भी हड़प्पा के जो टीले होते हैं उनमें से जो ईंटें निकलती है उसकी तरफ भी ब्रंटन बंधुओं का ध्यान जाता है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके बाद 1871 में कनिंघम महोदय, जिसको भारत के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, का भी ध्यान हड़प्पा की तरफ जाता है, लेकिन वो भी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। हड़प्पा ही हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल है। तो सबसे पहले 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया, और चूंकि हड़प्पा ही हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल है, इसलिए इसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। तो ये भी पूछ सकता है पेपर में कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ? तो 1922 में। और किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज की औपचारिक घोषणा कब हुई? 1924 में। और किसने करी? ASI के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने। उसके बाद गुजरात में सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल पाए गए हैं। जो हड़प्पा के जो स्थल पाए गए हैं वो लगभग 2000 से भी ज़्यादा पाए गए हैं, लेकिन गुजरात एक ऐसे राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल पाए गए हैं। यूनानियों द्वारा हड़प्पा सभ्यता को सिडोना कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का मृदभांड लाल रंग का है, जिस पर काले रंग की आकृतियां बनाई गई है। पेपर में ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का मृदभांड कौन सा है, तो लाल रंग का है जिस पर काले रंग की आकृति बनाई गई है। इनको सिंह की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग अश्व से परिचित नहीं थे। अश्व यानी कि घोड़ा, घोड़ा से भी परिचित नहीं थे। हालांकि इसका अपवाद सूरकोटड़ा, लोथल और राणा गुंडई है। यहाँ से क्या है? अश्व के अवशेष मिले हैं। इन स्थानों से अश्व के अवशेष तो मिले, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अश्व से परिचित नहीं है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित जानवरों में से किससे हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे, तो उसमें दे देगा बाघ, चीता, हाथी और अश्व। तो उसमें आपको अश्व लगाना होगा, अश्व से परिचित नहीं थे। किसी भी मृदभांड पर गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन नहीं मिलता। संगम सभ्यता के निर्माता द्रविड़ भाषी यानी मेडिटेरियन लोग थे। यहाँ हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें 4 प्रजाति के लोग मिले हैं, उसमें से एक मेडिटेरियन भी है जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ से गेहूं की 2 किस्में मिली हैं। तो यही पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में गेहूं की कितनी किस्में मिली हैं? तो 2। हड़प्पा सभ्यता का समय कार्बन 40 के अनुसार 2350 से लेकर 1750 है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना समय दिया हड़प्पा सभ्यता के लिए, लेकिन जो कार्बन 40 मेथड के थ्रू जो डेट निकाली गई है वो सबसे ज़्यादा मानक मानी जाती है। जो डेट है वो है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। कार्बन 14 क्या होता है कि कोई भी जीव जंतु जिसमें जीवन होता है, पौधा मरने के बाद उसमें से जो कार्बन 14 की जो आधी मात्रा है वो 5730 वर्ष में खत्म हो जाती है। मतलब आज कोई इंसान मरा तो उसमें कार्बन की मात्रा आधी खत्म होने में 5730 साल लग जाएंगे। तो इसी आधार पर कोई भी चीज़ जो हमें मिलती है, जीव जंतु, मानव या भी पेड़ पौधे, उसमें हम कार्बन की मात्रा देखते हैं कितनी है। जितनी मात्रा होती है उस अनुसार हम टाइम पीरियड का पता लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज डेटिंग मेथड यही है, कार्बन 14। चलिए आगे अब मैप के थ्रू जानते हैं हड़प्पा के सभ्यता के कौन कौन से स्थल इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में 2000 से ज़्यादा स्थल पाए गए हैं, लेकिन हमें 2000 स्थलों का अध्ययन नहीं करना, हमें सिर्फ 30-40 स्थलों का अध्ययन करना है। वो भी हम जिनमें कुछ कुछ खासियत मिली है उनका अध्ययन करेंगे। तो ये मैप के थ्रू मैंने दिखाया कौन से स्थल कहाँ पे पाए गए हैं। कई बार पेपर में ये पूछ लेता है कि रोपड़ कहाँ पे था, तो पंजाब में, या फिर
राखी गढ़ी, मिठाथल वगैरह कहाँ पे थे, तो हरियाणा में। तो ये सब पूछ लेते तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो हम एक एक को मैप के थ्रू देखेंगे और फिर बाद में एक एक की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम स्थल है। मतलब सबसे नॉर्थ में कौन सा स्थल है, मांडा। और जो दाइमाबाद है वो सबसे साउथ में है, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद आता है सुतवा गेंडोर जो कि वेस्ट में है। सबसे पूर्वी स्थल हमारा आलमगीरपुर है जो कि यूपी में है। तो ये 4 स्थल है, मांडा नॉर्थ में, दाइमाबाद साउथ में, सुतवा गेंडोर वेस्ट में और आलमगीरपुर ईस्ट में। इसके बाद आता है हमारा पंजाब। पंजाब में कौन कौन सा स्थल है, रोपड़ है, संगोल है, डेर मजरा है, चकवाड़ा 86 है। उसके बाद हरियाणा। हरियाणा में राखी गढ़ी है। ये राखी गढ़ी जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद बनवाली है, कुनाल है, मिताथल है, बालू है, सिसवल है। उसके बाद जो है गुजरात है। गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है उसमें हमें 3 स्थल मिलते हैं जो कि है सूरकोतड़ा, धोलावीरा, देसलपुर। गुजरात में ही जो खंबात की खाड़ी है उसमें हमें लोथल, रंगपुर और भक्ताराव मिलते हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान के जो पंजाब वाला प्रांत है उसमें हमें हड़प्पा और जलेलपुर मिलता है। पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में हमें मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद और जुड़ेदड़ो मिलता है। उसके बाद हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बालाकोट मिलता है। तो ये कुछ स्थल है जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं मिली है जिनके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम एक एक को उठाएंगे और देखेंगे इनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर 7 ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ पे नगरों का विकास हो चुका था। वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा और बनवाली। ये 7 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे नगरों का विकास हो चुका था। तो हम एक एक को उठाएंगे और पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या विशेषताएं मिली है। तो सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी या साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर था। तो कई बार पेपर में ये पूछ लेता है कि हड़प्पा जो था वो कौन सी नदी के तट पे था, तो रावी नदी के तट पे। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थान रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर में लगभग 2 टीला मिला है। एक पश्चिमी टीला जो कि ऊपर होता था और एक पूर्वी टीला जो कि नीचे होता था। कुछ इस तरह का होता था, पहाड़ के पास कुछ ऊपर टीले पे लोग रहते थे और कुछ पहाड़ के नीचे रहते थे। ये पश्चिमी टीला होता था और ये पूर्वी टीला होता था। तो जो पश्चिमी टीला होता था वहाँ पे धनी लोग या फिर पुरोहित वगैरह रहते थे और यहाँ पे श्रमिक या आम लोग रहते थे पूर्वी टीले में। तो जो पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था और जो पूर्वी टीला था उसको नगर कहा जाता था। तो जो हड़प्पा है उसके पश्चिमी टीले में हमें श्रृंगारदान, पुरोहित का आवास, बोतल से काजल लगाने के साक्ष्य और R37 कब्र का और भी टीला मिला है। और जो पूर्वी टीला था वहाँ से हमें सोने का हार, कंगन, चूड़ियाँ मिली है। मटर तथा तिल की खेती करने का प्रमाण मिलता है। भूसी के डंठल मिलते हैं, गेहूं जौ के दाने मिलते हैं। हड़प्पा से ही सर्वाधिक अभिलेखीय मुहर मिलती है। अभिलेखीय मुहर क्या होती है, जिन मुहरों पे कुछ ना कुछ लिखा गया हो। अगर पूछे कि सर्वाधिक अभिलेखीय मुहर कहाँ से मिली है तो हड़प्पा। अगर ये पूछे कि सर्वाधिक मुहरें कहाँ से मिली है तो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पे स्त्री के साथ एक बच्चा का शव मिला है। पुजारी की मूर्ति मिली है। तांबे की इक्का गाड़ी भी हमें हड़प्पा से ही मिलती है। और एक पुरुष नर्तक जो हमें हड़प्पा से मिलता है। अगर पूछे कि महिला नर्तक का मूर्ति कहाँ से मिली है तो वो होगा मोहनजोदड़ो। अब ये दोनों टीलों के अलावा भी एक टीला जो था वो हमें हड़प्पा से मिलता है जिसका नाम था F टीला। यहाँ से हमें 12 अन्नागार मिले। अन्नागार मतलब जहाँ पे अनाज इकट्ठे करके रखते थे। 12 अन्नागार मिले 6 बाई 2 की कतार में, मतलब एक लाइन में 6 और दूसरी लाइन में भी 6 है। 15 श्रमिक आवास मिले हैं जिसमें एक लाइन में 7 आवास है और एक लाइन में 8 आवास है। यहाँ से हमें 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। तो ये सारी विशेषताएं हम हड़प्पा की। अगर पूछे कि 12 अन्नागार कहाँ से मिले हैं तो हड़प्पा से। 15 श्रमिक आवास कहाँ से मिले तो हड़प्पा से।
अगर पूछ ले कि पुरोहित का आवास कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। 837 कब्रगाह, पुजारी की मूर्ति, तांबे की कगाड़ी, पुरुष नर्तक, मटर और तिल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से। ये सारी विशेषताएं हमें हड़प्पा से मिलती हैं। अब बात करेंगे हम मोहनजोदड़ो की। ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लड़काना ज़िले में, सिंधु नदी के तट पर। इसकी विशेषता क्या रही है, मार्शल के अनुसार यहाँ 7 बार बाढ़ आई और ये 7 बार बसा। ये दिसंबर 2019 में नेट के पेपर में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल था जहाँ पे 7 बार बाढ़ आई और वो 7 बार बसा, तो वो है मोहनजोदड़ो। ये जो था सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर मोहनजोदड़ो था। इसको मृतकों का टीला, सिंधु का बाग और स्तूप टीला भी कहते हैं। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। यहाँ से हमें एक पशुपति की मुहर भी मिली है जिसको शिव का प्रतीक माना जाता है, जिसको खोया था अर्नेस्ट मैके ने और इसको पशुपति की मुहर का नाम दिया जॉन मार्शल ने। वो जो मुहर थी वो कुछ इस प्रकार की थी, बीच में एक व्यक्ति की आकृति थी जिसको पशुपति कहा गया है। उसके राइट हैंड पे हाथी और चीता बना हुआ था और लेफ्ट हैंड पे गेंडा और भैंसा बना हुआ था और उसके नीचे 2 हिरण बने हुए थे, तो इसको पशुपति की मुहर कहा गया है। उसके बाद केवल ये मोहनजोदड़ो ही है जहाँ पे क्षैतिज उत्खनन हुआ है। पाषाण मूर्तियाँ हमें यहीं से मिली है। संयुक्त पशु मूर्ति मिली है जिसमें शरीर भेड़ का है और मस्तक हाथी का है। उसके बाद मुद्रा पर बकरी के बलि दिए जाने का अंकन किया गया है। यहाँ के निवासियों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। आगे हम देखते हैं पश्चिमी टीले में और पूर्वी टीले में हमें मोहनजोदड़ो की कौन कौन सी विशेषताएं मिलती हैं। मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी टीला है वो 4 दीवारों से घिरा हुआ है। तो कई बार यही पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी टीला है वो 4 दीवार से घिरा है कि नहीं घिरा, तो पश्चिमी टीला घिरा हुआ है और पूर्वी टीला नहीं घिरा हुआ। जो पश्चिमी टीला है वहाँ से हमें बृहत स्नानागार मिलता है। ये स्नानागार इतना बड़ा था कि इसको जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा था। यहाँ से हमें सभा भवन मिलता है, हाथी की खोपड़ी मिली है, मेसोपोटामिया की मुहर मिली है, सर्वाधिक भारी बटकरा जो कि 10 किलो 865 ग्राम का था, तो सर्वाधिक भारी बाट हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। अन्नागार मिला है। ये अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी संरचना है, मतलब मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, अन्नागार। यहाँ से हमें महाविद्यालय मिला है। एक मुद्रा मिली है जिसमें आधा भाग मनुष्य का और आधा भाग बाघ का है। तो ये सारी विशेषताएं पश्चिमी टीले की थी। पूर्वी टीला जिसको नगर भी कहा जाता था, इसमें सर्वाधिक मोहरें मिली है जो कि 1200 है। हड़प्पा सभ्यता में हमें 2000 के आसपास मोहरें मिली है, जिसमें सर्वाधिक मोहरें मिली है मोहनजोदड़ो से जो कि 1200 है, और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें मिली हड़प्पा से। इसमें एक श्रृंगी बैल का साक्ष्य मिलता है, एक 17.78 सेंटीमीटर ऊंची पुरुष की मूर्ति मिलती है, स्त्री की 2 कांस्य प्रतिमाएं मिली है। इसमें से एक डांसिंग गर्ल जिसको नाम दिया था जॉन मार्शल के नाम से विख्यात है। ये 10.8 सेंटीमीटर की मूर्ति लुप्त मोम पद्धति से बनाई गई है। कई बार ये पूछ लेता है कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। कौन सी पद्धति से बनाई गई है, तो लुप्त मोम पद्धति से। इसका जो बाएं बाजू है उसमें 23 से 24 चूड़ियाँ मिलती है और जो दाएं हैं जो राइट हैंड है उसमें हमें 4 चूड़ियाँ देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो से हमें ध्यानमग्न योगी की 3 पत्तियाँ साल ओढ़े हुए मूर्ति मिली है। शंख का तराजू मिला है, शंख की चूड़ियाँ मिली है, 9.15 मीटर चौड़ी सड़क मिली है जिसको राजपथ कहा जाता था। तो राजपथ कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। सड़कों को पक्का कराने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। सूती कपास के कपड़े में लिपटा चाकू मिला है। कई बार ये पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को कपास की जानकारी थी कि नहीं थी, तो कपास की जानकारी थी जिसका हमें साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 चांदी की मोहरें मिली है। चांदी की चूड़ियाँ घोड़े की आकृति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। सबसे बड़ी ईंट हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। काजल पाउडर, देवी की मूर्ति, सुमेरियन नाव का चित्र हमें मोहनजोदड़ो और लोथल जिसके हम आगे बात करेंगे वो मिली है। सीप का पैमाना मिला है। सीप का पैमाना मतलब स्केल। जो सीप का स्केल था वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। और हमें हाथी दांत का तराजू मोहनजोदड़ो से मिला है।
तो ये सारी मोहनजोदड़ो की विशेषताएं थी। हम आगे बात करते हैं लोथल की। लोथल में हमें क्या क्या विशेषताएं मिलती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लोथल के बारे में। लोथल जो था वो गुजरात के भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में था। इसको लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो और मुर्दों का नगर भी कहते हैं। यहाँ की विशेषता क्या थी, वो थी तांबे तथा सोप, जो कि एक प्रकार का पत्थर होता था, के मुहर मिले हैं यहाँ से। एक सड़क मिली है जिसको बाजार वाली गली की संज्ञा दी गई है, तो बाजार वाली गली भी हमें लोथल से मिलता है। यहाँ दरवाज़ा सड़क पर खुलता था। जो हड़प्पा सभ्यता के बाकी नगर थे वहाँ पर जो दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर दरवाज़ा सड़क पर खुलता था। यहाँ से 2 सामग्रियाँ ऐसी मिली है जिनमें लोहे के कुछ अंश के साक्ष्य हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे, लेकिन लोथल से 2 सामग्रियाँ ऐसी मिली है जिसमें लोहे के कुछ अंश थे। ठीक है, ये तो लोथल की विशेषता। अब बात करते हैं पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले की। पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था और पूर्वी टीला जिसको नगर कहा जाता था। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर या 4 दीवारी से घेरा गया था। तो ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो दोनों पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा गया हो, तो उसका आंसर होगा लोथल। लोथल में हमें मिले हैं कुत्ते की मूर्ति, एक मृदभांड पर आकृति जिसमें धड़ मानव का है और सिर पशु का है। ठीक है, गाय की 2 मूर्ति भी यहीं से मिली है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है जो कि 16 के गुनज में है। 16 के गुनज में कैसे 16, 32, 48 इस पैरामीटर पे ये हाथी का दांत मिला हमें। हाथी दांत का तराजू भी हमें लोथल से मिलता है। मालिक के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य लोथल से मिला है। 2 राक्षस के मुंह वाली मुहर लोथल से मिली जो फारस में चलती थी। मृदभांड मिला है जिस पर कौवा और लोमड़ी का चित्रांकन किया गया है। बगुले की चोंच में दवा मछली का चित्र हमें लोथल से मिलता है। तांबे, शंख, मनके का कारखाना हमें लोथल से मिलता है। ये क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा जा चुका है कि मनके का कारखाना कहाँ से मिला, तो लोथल से। एक हमें आगे हम पढ़ेंगे चनुद्रो, उसमें भी हमें मनके का कारखाना मिलता है। धान, बाजरा, चावल के साक्ष्य हमें लोथल से मिले। अग्निकुंड, ये भी नेट में पूछा जा चुका है कि अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो अग्निकुंड भी लोथल से मिला है। मम्मी का मॉडल लोथल से मिला है। 12 सिंगा और गोरिल्ला की आकृति वाली मोहरें हमें लोथल से मिलती है। गोदीवाड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गोदीवाड़ा कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला है। मेसोपोटामिया की मुहर लोथल से मिला है। दिशा मापक यंत्र, ये भी हमें लोथल से मिलता है। चक्की के 2 पार्ट, ये भी लोथल से मिला है। खेलने के बोर्ड के 2 नमूने लोथल से मिले हैं। घोड़े की 3 मूर्तियां लोथल से मिली है। नाव का मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है कि नाव का मॉडल कहाँ से मिला है, एक तो लोथल से मिलता है और एक मोहनजोदड़ो मिलता है। बर्तन पर सर्प की आकृति मिली है। 3 युग्मित समाधान, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि 3 युग्मित समाधान कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। इन युग्मित समाधान में एक मेल और एक फीमेल, यहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य में मिलते हैं। रंगाई कुंड लोथल से मिला है। मुद्रा पे स्वास्तिक चिन्ह लोथल से मिला है। ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी को स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी थी कि नहीं थी, तो इनको बिल्कुल जानकारी थी, जिसका हमें प्रमाण लोथल से मिलता है। आगे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अगले नगर चनुद्रो की। जो चनुद्रो था वो तीनों कालों में था, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता थी जब उसका उदय होता है और जब उसका पूर्ण विकास होता है, जब उसका पतन होता है, तीनों कालों में चनुद्रो विद्यमान रहता है उसके साथ। और जो इसकी स्थिति है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। और यहाँ की विशेषता क्या है कि इसके पतन के बाद यहाँ पर झुककर झाकर संस्कृति का विकास होता है। अब जो हड़प्पा है उसमें जो पश्चिमी टीला विद्यमान नहीं होता। अगर पेपर में पूछ ले कि वो कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर है जिसमें पश्चिमी टीला नहीं है, तो वो है चनुद्रो। और जो पूर्वी टीला है जिसको नगर कहते हैं, वहाँ पे औद्योगिक केंद्र मिला है, गुड़िया और मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके बनाने का कारखाना, ये वाला क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है। एक तो हो गया आपका चनुद्रो, एक मैंने इससे पहले पढ़ाया आपको लोथल, तो 2 जगह से मिला है। पट्टिका जिस पर कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए दर्शाया गया है, ये मिला है। हाथी दांत के आभूषण मिले हैं। बकराकार ईंट मिली है। चनुद्रो एक ऐसा स्थान है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है और कहीं से हड़प्पा सभ्यता के स्थान से वक्राकार ईंट नहीं मिली है।
श्रृंगारदान मिला है, लिपस्टिक मिली है, कंघा मिला है, अंजन शालिका। अंजन शालिका क्या होती है? काजल लगाने वाला, जिसमें काजल रखते हैं। शीशा मिला और तांबे का दर्पण। तांबे का दर्पण भी हमें चंद्रों से मिला। तो ये सारी चंद्रों की विशेषताएं थी। आगे हम बात करेंगे कालीबंगा की कि वहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर है। अब कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर है। एक बार नेट में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में। इसका जो पतन होता है वो भूकंप से होता है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि हड़प्पा काल का ऐसा कौन सा स्थल है जिसका पतन भूकंप से होता है, तो कालीबंगा। और कालीबंगा से ही भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण हमें मिलते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की ये तीसरी राजधानी है। इससे पहले 2 राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। अब बात करते हैं इसके पश्चिमी और पूर्वी टीले में हमें क्या क्या मिलता है। तो जो पश्चिमी टीला है, जिसको दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था, वो 4 दीवारी से घिरा हुआ था, यानी किलेबंद था। और जो पूर्वी टीला है, जिसको नगर कहा जाता था, वो भी 4 दीवारी यानी किलाबंद था। तो अगर पूछ ले कि ऐसा कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ पे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों अलग अलग 4 दीवारी या किले से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। हमें जो पश्चिमी टीला है वहाँ से अलंकृत ईंट मिलता है। जो अलंकृत ईंट है वो सिर्फ कालीबंगा से हमें मिलता है। पत्थर का एक आधार वाला लिंग हमें कालीबंगा से मिलता है। तांबे का भैंस या सांड कालीबंगा से मिलता है। यहाँ पे लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल कालीबंगा है जहाँ पे लकड़ी की नालियाँ थी। यहाँ पे आंगन को पक्की ईंटों से बनाया गया था। पैर से चलाए जाने वाली चक्की, यहाँ पे पैरों से चलाए जाने वाली चक्की का साक्ष्य मिलता है। बड़े आकार के जार मिलते हैं। ईंट 3:2:1 के अनुपात में बनाए गए थे। बाकी जितने हड़प्पाकालीन स्थल रहे हैं वहाँ पे जो ईंटों का अनुपात था वो था 1:2:4, लेकिन जो यहाँ पे ईंट मिला हमें कालीबंगा से उसका अनुपात है 3:2:1। हाथी दांत की चूड़ियाँ और कंघी हमें कालीबंगा से मिलती है। एक युग्म समाधि हमें कालीबंगा से मिलती है। अगर पेपर में ये पूछ ले कि एक युग्म समाधि कहाँ से मिले तो कालीबंगा। अगर ये पूछे कि 3 युग्म समाधि कहाँ से मिली है तो उसका आंसर होगा लोथल। बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किया गया है जिससे शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर ये पूछ ले कि कहाँ पे बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए गए थे तो कालीबंगा। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं तो कालीबंगा। यहाँ से हमें तंदूर भी मिलता है। अब बात करते हैं पूर्वी टीला यानी नगर, जो कि किलेबंद था। यहाँ से हमें ऊँट की हड्डियाँ मिलती है। अगर पेपर में ये पूछे कि ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिलती है तो कालीबंगा। 7 अग्निकुंड हमें कालीबंगा से मिलते हैं। भस्म और कोयले का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। प्रतीकात्मक कब्र भी हमें कालीबंगा से मिलता है। ये भी नेट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। बिशप की मूर्ति मिलती है। जुता हुआ खेत कहाँ से मिलता है कालीबंगा से, जिसमें चना और सरसों थोड़ी थोड़ी दूरी पे उगाया जाता था। इसलिए एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं तो कालीबंगा से। नरबली के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। 2 मृतपिंड मिलते हैं। उसके बाद हमें एक मीन पट्टिका मिली है जिसपे एक सिंहयुक्त देवता का चित्र और एक मानव अपने साथ बकरी लिए हुआ है, इसका चित्र है। तो ये सारी विशेषताएं हमें कालीबंगा से देखने को मिलती है। अब हम इसके हड़प्पा सभ्यता के अगले नगर यानी कि धोलावीरा की बात करेंगे। जो धोलावीरा था वो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित था। इसका उपनाम श्वेतकूप भी है क्योंकि यहाँ पे श्वेत खंभे अधिकतर मात्रा में पाए गए, इसलिए इसका नाम श्वेतकूप रखा गया है। इसकी जो विशेषता थी वो थी मनहार और मंदसार नदियों के संगम पर बसा हुआ था। तो अगर पेपर में ये पूछ ले कि वो कौन सा नगर था जो मनहार और मंदसार नदियों के संगम पर बसा हुआ था तो उसका आंसर होगा धोलावीरा। ये 3 भागों में विभक्त था। जो हड़प्पा सभ्यता के और जो स्थल है वहाँ पे हमें 2 भागों में विभक्त दिखाई देते हैं, जो कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला होता है। लेकिन जो धोलावीरा है वो 3 भागों में विभक्त था। एक तो पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला था और इसके बीच में एक स्टेडियम होता है। तो अगर ये पूछ ले कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं तो धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन, सुव्यवस्थित और खूबसूरत नगर धोलावीरा था। तो अगर ये पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था तो धोलावीरा। उसके बाद जो पश्चिमी टीला और मध्यमा जो इसके बीच में होती है और पूर्वी टीला, इन तीनों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा गया था।
तो अगर ये पूछ ले कि एक ही रक्षा प्राचीर से किसको घेरा गया था, तो धोलावीरा को। यहाँ से हमें चमकीले पॉलिश वाले स्तंभ मिलते हैं, धोलावीरा से चमकीले पॉलिश वाले स्तंभ मिलते हैं। अगर ये पूछे कि चमकीले पॉलिश वाले स्तंभ कहाँ से मिले हैं, तो धोलावीरा से। 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड हमें धोलावीरा से मिलता है। पेपर में यही पूछा जा सकता है कि 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड कहाँ से मिला है, तो धोलावीरा से। धोलावीरा था उसके 30% भूभाग पर 16 बड़े तालाब थे, जिससे कि हमें जल प्रबंधन उच्च कोटि का था, इसकी जानकारी मिलती है। तो अगर ये पूछ ले कि कहाँ पे जल प्रबंधन उच्च कोटि का था, तो हमें धोलावीरा लगाना है। और गिरगिट की प्रतिमा कहाँ से मिली, तो वो भी धोलावीरा से। तो ये सारी विशेषताएं हमें धोलावीरा की मिलती है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेडियम कहाँ से मिला, तो धोलावीरा से। श्वेतकूप किसे कहते हैं, धोलावीरा को। उत्कृष्ट श्रेणी के चमकीले पॉलिश मृदवांड कहाँ से स्तंभ कहाँ से मिले, तो धोलावीरा से। जल प्रबंधन उच्च कोटि का कहाँ पे था, धोलावीरा पे। 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड कहाँ से मिला, तो धोलावीरा से। और पूरे नगर को एक ही किलेबंद से कहाँ पे घेरा गया था, धोलावीरा में। ये सारी विशेषता धोलावीरा की। हम आगे बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के आखिरी नगर बनवाली की। चलिए अब हम बात करते हैं बनवाली की। बनवाली जो था वो तीनों कालों में था, यानी हड़प्पा सभ्यता की जब शुरुआत हुई तब, हड़प्पा सभ्यता का जब विकास हुआ तब, और हड़प्पा सभ्यता का जब पतन होता है। तो तीनों कालों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो बनवाली से। ये स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। इसकी विशेषता क्या थी, मूरों की प्राप्ति नगर से हुई है, दुर्ग से नहीं। यानी कि नगर क्या था, पूर्वी टीला, यहाँ से हमें मूरों की प्राप्ति होती, जबकि दुर्ग यानी कि पश्चिमी टीले से हमें मूरों की प्राप्ति नहीं होती। इसकी दूसरी विशेषता है, यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित यानी स्टार शेप में विभाजित करती थी। जो हड़प्पा सभ्यता की नगरें होती है वो आमतौर पर एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी वर्गाकार रूप में विभाजित करती थी। लेकिन जो बनवाली की नगर है वो स्टार शेप में नगर का विभाजन करती है, कुछ इस तरह से। तो स्टार शेप में नगर का विभाजन कहाँ पे था, तो बनवाली में। इसकी तीसरी विशेषता है कि यहाँ के लोगों को समृद्ध लोगों का नगर कहा जाता था। यहाँ का ये जो बनवाली नगर था, इसको समृद्ध लोगों का नगर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे धनी लोग ज़्यादा रहते थे। अब जो पश्चिमी टीला है और जो पूर्वी टीला है, उन दोनों को एक ही चार दीवारी यानी कि किलेबंदी से घेरा गया था। जो पूर्वी टीला है वहाँ से हमें जौ के दाने, घरों में अग्निकुंड, मिट्टी का हल और पत्थर के बाट मिलते हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि अग्निकुंड कहाँ से मिलता है, तो बनवाली से। मिट्टी का हल कहाँ से मिलता है, तो वही बनवाली से। यहाँ पे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले के बीच में एक, दुर्ग तथा नगर के बीच में एक बड़ी दीवार थी। तो अगर ये पूछ ले कि दुर्ग तथा नगर के बीच में एक बड़ी दीवार कहाँ से मिलती है, तो बनवाली से। ये सारी विशेषताएं हमें बनवाली से देखने को मिलती है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जो और स्थल है उनमें एक एक दो दो विशेषताएं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हड़प्पा के कुछ स्थल है जहाँ से हमें कुछ एक विशेषता देखने को मिलती है। सबसे पहले इसमें है रोपड़। रोपड़ जो है स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम स्थल है। तो अगर पेपर में पूछे कि स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा है, तो रोपड़। यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो अगर ये पूछे कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो रोपड़। संगोल जो है उसमें तांबे की 2 छेनियाँ और अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें अग्निकुंड इम्पोर्टेंट है। राखीगढ़ी जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो अगर पेपर में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, तो राखीगढ़ी। यहाँ से हमें झुंझुना, हड्डी से बनी सुई व मूसल, 5 पुरातात्विक टीले, पिट्ठू का खेल और ताबूत शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। जो ताबूत शवाधान, ये पेपर नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा आ चुका कि ताबूत शवाधान कहाँ से मिला, तो राखीगढ़ी। कुल्ली जो है वहाँ से रौद्र रूप वाली नारी मृण मूर्तियाँ मिली है। कुनाल जो है वहाँ से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। तो अगर पेपर में ये पूछ ले कि 2 चांदी के मुकुट कहाँ से मिले, तो कुनाल। इसके बाद जो हड़प्पा शैली के लाल पात्र पहली बार यहीं से मिले हैं। जो हड़प्पा शैली में जो लाल रंग के मृदभांड वगैरह थे वो सबसे पहले जो मिले हैं हमें कुनाल से मिले हैं। उसके बाद हाल ही में उत्खनन एक स्थल है सनोली। यहाँ से 125 शवाधान मिले और कांसे का रथ मिला है। जो कांसे का रथ है ये हड़प्पा सभ्यता के और किसी स्थल से नहीं मिला, एकमात्र स्थल जो है सनोली जहाँ से कांसे का रथ मिला है। उसके बाद जो सूरकोतड़ा है वहाँ से कलश शवाधान मिला है। तो ये कलश शवाधान का क्वेश्चन नेट में ही पूछा जा चुका है कि कलश शवाधान का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो सूरकोतड़ा। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। जो रंगपुर है वहाँ पे बाजरे की खेती के प्रमाण मिलते हैं हमें और धान की भूसी के।
धान की भूसी का प्रमाण हमें एक रंगपुर से मिलता है और एक हमने लोथल से पढ़ा था। उसके बाद कोट दीजिए, यहाँ से अलंकृत खंबा मिला है। तो अगर पूछा है पर में कि अलंकृत खंबा कहाँ से मिला है तो कोट दीजिए। यहाँ पे पत्थर के तीर और नालियों की उत्तम व्यवस्था कहाँ थी तो वो भी कोट दीजिए। आमरी जो है वहाँ से बारहसिंगा के हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये एकमात्र स्थल है जहाँ पे बारहसिंगा के साक्ष्य मिलते हैं, वो है आमरी। अली मुराद हड़प्पा शब्द का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। तो अगर ये पूछे कि हड़प्पा शब्द का एकमात्र ग्रामीण स्थल कौन सा था तो उसका आंसर होगा अली मुराद। अब कुछ और इसके स्थान है जहाँ पे कुछ एक दो विशेषताएं मिलते हैं, चले देखते हैं। जुदीदड़ो था, वहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य हमें इससे पहले एक धोलावीरा में मिलते हैं और एक जुदीदड़ो में। अल्लादीनो जो था उसमें एक जार में भारी मात्रा में जेवर मिला है। तो अगर पेपर में ये पूछे कि भारी मात्रा में जेवर कहाँ से मिला है तो अल्लादीनो में। नौसारो से सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। एक ये नौसारो है और एक मेहरगढ़ है, दो जगह से हमें सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। बालाकोट, इसमें सीप उद्योग का साक्ष्य हमें मिलता है। तो सीप उद्योग का साक्ष्य हमें बालाकोट से मिलता है और एक और स्थान है लोथल जहाँ से हमें सीप उद्योग का साक्ष्य मिलता है। सुतका गेंडोर, ये सबसे ऊंचा बंदरगाही नगर था। ठीक है, अगर सबसे ऊंचा बंदरगाही नगर पूछे तो सुतका गेंडोर, और सुतका गेंडोर ही वो नगर था जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। उसके बाद है रोजदी। रोजदी से हमें बाजरे की 6 किस्में मिली है। तो अगर पेपर में ये पूछे कि बाजरे की 6 किस्में कहाँ से मिली है तो रोजदी। उसके बाद है पीरक। पीरक पर एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पीरक से। एक और स्थान है जहाँ पे एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिलते हैं, वो है कालीबंगा। हुलास से हमें कपास का एक जला हुआ बीज मिला है। ठप्पा मिला है। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के लिए जिस मोहर का इस्तेमाल करते थे उसको ठप्पा कहते थे, और जो हमें मिला है हुलास से। और धान की खेती के प्रमाण भी हमें हुलास से मिलते हैं। उसके बाद है लिवान। लिवान से पत्थर औजार का कारखाना मिला है। तो अगर पेपर में पूछे कि पत्थर के औजार के निर्माण का कारखाना कहाँ से मिला तो लिवान। उसके बाद है भीड़ना, जो कि है आपका ये हरियाणा में। यहाँ से प्राचीन बोर्ड गेम की मोहरें मिली है। तो अगर ये पूछे कि प्राचीन बोर्ड गेम की मोहरें कहाँ से मिली है तो भूडना से, जो कि चौसर जैसी थी। उसके बाद गुलेल की गोली और कंचा। गुलेल की गोली और कंचा भी हमें भीड़ना से मिलती है। उसके बाद है शोरतुगाई, जो कि अफगानिस्तान में था, जो कि ओक्सस और कोकचा नदियों के संगम पर बसा था। अगर ये पूछ ले कि शोरतुगाई किन नदियों के संगम पर बसा हुआ था तो ऑक्सस और कोकचा। यहाँ से बारहसिंगा के प्रतीक वाली मुहर मिली है और फ्लैक्स के बीजों से भरा जुता हुआ खेत मिला है। तो इसके इन सारे स्थलों की ये विशेषता थी। कुछ एक स्थल और भी है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषता देखने को मिलती है, चलिए देखते हैं। बालाथल। बालाथल से हमें परस्पर मिले हुए 6 कमरे मिले हैं। तो अगर पेपर में ये पूछे कि परस्पर मिले हुए 6 कमरे कहाँ से मिले हैं तो बालाथल। बेट द्वारिका। बेट द्वारिका से हमें 3 मुख वाला जंतु का मुहर मिला है। मिताथल। मिताथल से पान का पात्र मिला है। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से पान का पात्र मिला है, जो कि है मिताथल। कुंतासी। कुंतासी से निगरानी स्तूप मिला है। 2 हत्थे कटोरे मिले। ये विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती है। अगर पेपर में पूछे कि विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है तो कुंतासी होगा। अगर ये पूछे कि विशालतम हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है तो उसका आंसर राखीगढ़ी होगा। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से रोटी बेलने की चौकी मिली है। बर्तनों पर मोर, त्रिभुज और गिरहरी का चित्र मिला है, और आलमगीरपुर ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। उसके बाद आता है मांडी। मांडी से टकसाल गिरह के साक्ष्य मिले, यानी कि जो मोहरे वगैरह बनाए जाते थे उनका जो एक जगह पर बनाए जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं, और वो कहाँ से मिला है? मांडी से। उसका कोरन, जो कि गुजरात में है, यहाँ से 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं। तो 2 स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोरन से। उसके बाद आता है नेजदी। ये पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। तो अगर पेपर में पूछे कि पशुपालकों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नेजदी। बहाबलपुर, यहाँ से आंशिक शवाधान मिले हैं। तो ये इन सभी जगह की एक एक दो जो विशेषता है वो है। आगे कुछ और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देखते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में पक्षियाँ पाई गई उसमें सबसे ज़्यादा जो पवित्र मानी जाती थी वो फाक्ता नाम की पक्षी थी। वृक्षों में जो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता था वो पीपल था, और पीपल का ही सबसे ज़्यादा अंकन हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर किया गया है। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें 4 प्रजाति पाई जाती है: अल्पाइन, मेडिटेरियन, प्रोटोस्टेलाइड और मंगोलाइड। घोड़े के साक्ष्य हमें 4 जगह से मिलते हैं। सूरकोतड़ा, जहाँ से घोड़े का कंकाल मिला है।
लोथल जहाँ से घोड़े का जबड़ा मिला है, राना गुंडई जहाँ से घोड़े के निचले दांत मिले, और कालीबंगा। तो ये 4 जगह है जहाँ से हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को मुख्यतः 9 फसलों की जानकारी थी। तो अगर पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता को कितनी फसलों की जानकारी थी, तो उसका आंसर होगा 9। ईंटों का जो मानक आकार था वो था 1:2:4, यानी कि 7 गुना 14 गुना 28, ये ईंटों का मानक आकार था। हड़प्पा सभ्यता में जो बैलगाड़ियाँ प्रयोग में लाई जाती थी, उनके दोनों पहियों के बीच की दूरी थी 1.07 मीटर, और मोरों का आकार होता था 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर। ये इनके मोरों का आकार होता था। और सर्वाधिक मोहरें जो थी वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, और अधिकांश मुहर वर्गाकार थी। ठीक है। और न्यूनतम भारों के लिए द्विचर प्रणाली का उपयोग होता था, जो कि था 1, 2, 4, 16, 32, 64, और उच्चतम भारों के लिए दशमलव पद्धति का उपयोग होता था, जो कि था 160, 200, 320 और 640। चलिए, ये तो हो गए इनमें हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं। आगे देखते हैं कि और हड़प्पा सभ्यता में हमें कौन कौन सी विशेषता देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो है, हड़प्पा सभ्यता को आर्य जाति के आक्रमण ने नष्ट किया। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को देने वाले प्रथम व्यक्ति थे राम प्रसाद चंद्रा। तो अगर पेपर में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता को आर्य जाति के आक्रमण नष्ट किया, इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया? राम प्रसाद चंद्रा ने। ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की तुलना माटिया बिलर ने हड़प्पा से की है। तो अगर पूछे कि ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की तुलना माटिया बिलर ने किससे की है, तो हड़प्पा से। उसके बाद उर, किश, लगस, टेपर, टेल, अस्सर, निगुर, हमा, ये सभी मेसोपोटामिया में है, और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हमें मिलती है। तो अगर पेपर में पूछे कि उर, किश, लगस या टेपर, टेल, अस्सर, निगुर, हमा, इनमें से कोई भी स्थान कहाँ पर है, तो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के शासक का एक अभिलेख मिला जिसको सारगोन का अभिलेख कहा जाता है। ये 2350 ईसा पूर्व का है। इसमें जो है वो सिंधु सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। मकरान तट जो कि बलूचिस्तान में, उसके लिए मगन शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो बहरीन है उसके लिए दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सारगोन के अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुआ कहा गया है, मकरान तट जो कि बलूचिस्तान में उसको मगन कहा गया है, और जो बहरीन है उसको दिलमुन कहा गया है। जो बहरीन जो है उसको हाथियों का देश और सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो भारत में कहाँ से किन किन चीज़ों का आयात करते थे। तो जो शीशा है वो अजमेर से मंगवाते थे। बहुमूल्य पत्थर जो है कश्मीर और काठियावाड़ से मंगवाते थे। अर्धकीमती पत्थर जो है बलूचिस्तान से मंगवाते थे। सोना जो है कोलार जो कि मैसूर में है वहाँ से मंगवाते थे। और जो तांबा है वो खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, बलूचिस्तान और मद्रास से मंगवाते थे। अब हम इसके बाद देखेंगे कि भारत के बाहर से वो क्या क्या मंगवाते थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग भारत के बाहर से क्या क्या मंगवाते थे। जो मोती और क्लोराइड के पात्र थे वो ओमान से मंगवाते थे। लाजवर्त मणि बदख्शा जो कि अफगानिस्तान में, वहाँ से मंगवाते थे। जो जेड था वो तुर्कमेनिस्तान से मंगवाते थे, और जो चांदी और फिरोजा था वो ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। तो इस तरह से बाहर से मंगवाई जाने वाली वस्तुएं ये थी जो यहाँ से मंगवाई जाती थी। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमें 1853 में मिलती है, और संपूर्ण जानकारी हमें 1923 में मिली है। इसमें जो मूल चिन्ह है वो 64 है। अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में मूल चिन्ह कितने हैं, तो 64, और सबसे लंबा अभिलेख जो है उसमें 26 चिन्ह मिलते हैं। तो अगर पूछे कि सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले हैं, तो 26। ये दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। जो हम लिखते हैं वो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन ये राइट से लेफ्ट लिखते थे। ठीक है। जो इनकी लिपि थी उसको चित्राक्षर लिपि कहा गया, जिसमें 400 चित्र मिले हैं, जिसमें यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, और चित्र में मछली का सर्वाधिक चित्रण किया गया। हाल ही में NK वर्मा तथा अरुण पाठक ने इस लिपि को पढ़ लेने का दावा किया है। तो अगर पेपर में पूछे कि हाल ही में किसने हड़प्पा लिपि को पढ़ने का दावा किया, तो NK वर्मा और अरुण पाठक। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं। चलिए देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे कौन से मत दिए हैं। तो बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये मत दिया मार्शल मैके SR राव ने। बाह्य आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये मत दिया गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर बिलर, स्टुअर्ट पिगट ने। जलवायु परिवर्तन से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये मत दिया है RL स्टीन, AN घोष ने। जल प्लावन से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये मत दिया है MR साहनी ने।
मलेरिया से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये मत दिया है के यू आर कैनेडी ने। अदृश्य गाज से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये मत दिया है एम दिमित्री एव ने। जनसंख्या वृद्धि से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये मत दिया है टी एच लैम्ब्रिक ने। प्रशासनिक शिथिलता से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये मत दिया है जॉन मार्शल ने। और जनसंख्या और मवेशियों का बढ़ते दबाव के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये मत दिया है फेयर सर्विस ने। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के विघटन के पीछे अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। इस तरह से हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो वीडियो है वो पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।